उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। हिकमत अमली मरतब की जा रही है। बीएसपी ने इस बार किसी बाहुबली या माफिया को टिकट न देने का ऐलान किया। मुख्तार अंसारी को पार्टी ने किनारे कर दिया है। मऊ असेंबली सीट से मुख्तार अंसारी की जगह अब बीएसपी के रियासती सदर भीमराज भर उम्मीदवार होंगे। मुख्तार अंसारी का बीएसपी से टिकट कटने के बाद एमआईएम ने मुख्तार अंसारी को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। हुकूमत के खिलाफ किसानों के मोर्चे मुसलसल खुलते जा रहे हैं। आज साथा चीनी मिल किसान संघर्ष मोर्चा के जिम्मेदारों ने अलीगढ़ में एक बार फिर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के रियासती सेक्रेटरी ठाकुर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अलीगढ़ में साथा चीनी मिल अरसा दराज से बदहाली का शिकार है। हुकूमत ने गुज़श्ता 4.5 साल में कोई कदम नहीं उठाया। एकमात्र चीनी मिल जो है वो बहुत पिछले 52 साल पुरानी मिल है और वो इतनी जर्जर स्थिति में है कि एक बार जब ख़राब हो जाती है तो उसके पार्ट्स नहीं मिलते और पिछले 7 साल से वो ख़राब स्थिति में चल रही है। और उसी के विषय पर हम लोग एक 12 तारीख को पंचायत कर रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या प्रयास पिछले 4.5 साल में किए और आगे 6 महीने जो बचे हुए हैं क्या उसमें उनका कोई प्रयास रहेगा कि चीनी मिल लगे। यदि प्रयास नहीं रहता है या जो भी है तो उस 12 तारीख को हमने महापंचायत रखी है और उसी में हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या विरोध किया जाए और किस तरीके का आंदोलन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू और हिंदी जबान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कहना है तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर मोहम्मद हमजा सुफियान का। हमजा सुफियान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान के यौम विलादत के मौके पर कराए जाने वाला मजमून नवीसी मुकाबला सिर्फ इंग्लिश ज़बान में कराया जा रहा है, जबकि बड़ी तादाद कैंपस में उर्दू और हिंदी ज़बान के तलबा की है। गौरतलब है कि एशिया का सबसे बड़ा शोबा उर्दू भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। वहाँ के तलबा और दीगर तलबा का भी यही मुतालबा है कि आखिर इनको बानी दरसगाह के नाम से होने वाले इस मजमून नवीसी मुकाबले में शरीक होने का मौका क्यों फराहम नहीं किया जाता। तलबा की जानिब से लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामात की यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तरदीद कर रही है। देखिए, ये जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर ने अभी एक लेटर जारी किया जिसमें इंग्लिश ज़बान में एक कंपटीशन ऐसे कर रखा है। मैं इस वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल के अंदर 22 ज़बानों को रिकॉग्नाइज़ किया गया जिसमें हिंदी और उर्दू हैं। आपने उन दोनों ज़बानों को क्यों ख़त्म कर दिया? आज से पहले हमेशा से तीनों ज़बानों में ऐसे कंपटीशन होता आ रहा है। क्या आप हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं? और आप यकीन जानिए इनका 4 साल का टेन्योर हो गया है। इन वाइस चांसलर की करतूत देख के ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये वाइस चांसलर एंटी यूनिवर्सिटी है, एंटी स्टूडेंट्स है और अब तो एंटी इंडियन कल्चर भी। मतलब ये जो इंग्लिश का किया गया है ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जो भी और हिंदुस्तान की ज़बान है उसमें भी कराना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा उर्दू के स्टूडेंट हैं, हिंदी के हैं। उर्दू हिंदी के अलावा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कि हर ज़बान के लोग बोलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं यहाँ के जो भी इसके ऑर्गेनाइज़र मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कम से कम उर्दू हिंदी, इंग्लिश है या उर्दू हिंदी और भी लैंग्वेज में कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। जितने ज़्यादा ये हम शुरू से ये पिछले 10 साल से हम एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मतलब कि आप देखें कच्छ से लेके कोहिमा तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो है वो ज़्यादा कंफर्ट उसमें महसूस करें। लेकिन आगे चल के हम और भी ज़बानों में इसको लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए कुछ लिमिटेशन है। उसके तहत अभी फ़िलहाल सिर्फ इंग्लिश। देखिए, जहाँ तक कि आरोप की बात है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। जिसने भी लगाया है वो गलत लगाया है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि उर्दू लैंग्वेज की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी ग्रेजुएशन में उर्दू जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उर्दू की पढ़ाई जो बुनियादी पढ़ाई लड़कों के है वो उर्दू में एक पेपर होता बाकायदा, उसके नंबर भी आते हैं मार्कशीट के ऊपर। मेरठ में ऑनर किलिंग का एक और मामला सामने आया। बहन के इलाके के ही एक लड़के से इश्क और ताल्लुकात होने से नाराज भाई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामला मेरठ के सरधना तहसील के मोहल्ला इस्लामाबाद का है। मकतूल समरीन के अहले खाना और पुलिस के मुताबिक अपने मामा के घर रहने वाली समरीन के मोहल्ले के ही एक लड़के से ताल्लुकात थे। घर वालों के मना करने के बावजूद समरीन का अपने
आशिक से मिलना और बात करना जारी रहा। बहन के इस ताल्लुकात से नाराज भाई ने सोते वक्त बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। लड़की मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ और ये दो बच्चे जो हैं ये हमारे पास ही रहते थे बचपन से, भांजे भांजी। और इस लड़की का जो है किसी लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला हो गया था। उसकी वजह से इसके भाई को जो है शर्म आ रही थी कि मुझे समाज में मैं सर उठाने लायक नहीं हो रहा। इस वजह से रात को सब सो रहे थे और इसके भी सोती हुई गोली मार दी। बस सब सो रहे थे, जब धमाका हुआ है हमारी एकदम आँख खुली और वो गोली मार के भाग लिया। और उनको पेश हो गया जाके, उनको मैं जा रहा हूँ थाने में, खुद मैंने अपनी बहन को मार दी। थाना क्षेत्र सरधना के इस्लामाबाद मोहल्ले में आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा अपने बहन की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मामला इस तरीके का है कि लड़की के प्रेम प्रसंग की बात निकल कर आ रही है और अंदर गहनता से जांच की जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल जो है उसे बरामद कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सख्त तबाही का शिकार होने वाले इलाहाबाद में अब रोजमर्रा की जिंदगी तेजी के साथ मामूल पर आ रही है। गुज़श्ता 21 सितंबर से प्राइमरी जमात के स्कूलों को असरनो खोलने के रियासती हुकूमत के फैसले के बाद स्कूलों में बच्चों की हाजिरी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। योगी हुकूमत की तरफ से बच्चों की ऑफलाइन तालीम शुरू करने के ऐलान के बाद बहुत कम बच्चे स्कूल पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं प्राइमरी जमातों के बच्चों की हाजिरी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में मामूल के मुताबिक ऑफलाइन तालीम शुरू हो चुकी है। तकरीबन 18 माह बाद स्कूल खुलने पर बच्चों में जोश खरूश देखने को मिल रहा है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन की पाबंदी करते हुए मामूल की तालीम का आगाज कर दिया गया है। बच्चों में काफ़ी एनर्जी देखने को मिली। पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। सभी पेरेंट्स ने हमारे बोलने के पर बच्चों को सेपरेट हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सोप, मास्क एक एक्स्ट्रा भी पेरेंट्स ने रख के भेजा कि कभी बच्चे का मास्क ख़राब हो जाए तो एक और एक्स्ट्रा भी रखा था। एंड हमने देखा था कि हर एक बच्चा क्लास में सेपरेट बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन थी क्लास में। पूरे जितना भी लेक्चर हमारा चला है तो हमारी टीचर्स ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। मैंने उसको कहा कि मास्क लगा के भेजा, सैनिटाइज़र दिया और कहा अपना लंच किसी से शेयर मत करना, थोड़ा दूरी बना करके बैठना, बस यही सब समझाया। और नॉर्मल है सब। डर नहीं लगा? नहीं डर नहीं है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में ही बैठा रहे हैं ना क्लास वगैरह में भी, और कोई डर नहीं है। बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग स्कूल क्लास में जाने से पहले हैंड सैनिटाइज़ किए और अपने पुराने फ्रेंड से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन क्लासेस करते करते हम बोर हो गए तो ऑफलाइन क्लासेस करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सारे कोविड-19 के रूल्स भी फॉलो किए और सारे टीचर्स से मिलके भी अच्छा लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के शोबे अमराज क़ल्ब के चेयरमैन प्रोफेसर MU रब्बानी को कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया यूपी चैप्टर का सदर मुंतखब किया गया है। वो फरवरी 2022 में अपना ओहदा संभालेंगे। प्रोफेसर रब्बानी 3 दहाइयों से तालीम, तहकीक, तिब्बी और इंतज़ामी उमूर में अपनी खिदमात दे रहे हैं। उन्होंने मुतादिद तिब्बी कुतुब तसनीफ़ की हैं और मौक़र जराइद में इनके मुतादिद मज़ामीन शाया हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए प्रोफेसर MU रब्बानी ने बताया कि अमराज क़ल्ब के मरीज़ों को कोविड का टीका लगवाने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अमराज क़ल्ब के मरीज़ों को कोविड होता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। देखिए, ये जो ज़िम्मेदारी है मैं इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ और ये हमारी जो नेशनल बॉडी है कार्डियोलॉजिस्ट की और तमाम हिंदुस्तान के फिजिशियंस की जो कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसका यूपी चैप्टर है जो कि ब्रांचेस में देखा जाए सबसे बड़ी सोसाइटी है। 400 से 500 इसके मेंबर्स हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और वो फिजिशियन हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो इसमें ये जिम्मेदारी मिली है। मैं इस बार इलेक्ट हुआ हूँ एज ए प्रेसिडेंट और 2022 में फरवरी में मैं बाकायदा चार्ज लूँगा प्रेसिडेंट का और ये 1 साल तक और चलेगी। कॉल्स आती हैं मेरे पास कि हम हार्ट के पेशेंट हैं, वैक्सीन लगवाना है, हम लगवाएं या न लगवाएं। तो इसमें बिल्कुल साफ कहना ये है कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट के मरीज़ में कोविड होता है तो वो ज़्यादा सीरियस होता है, ज़्यादा उसमें
चांसेस होते हैं कि देखा जाए तो डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल पेशेंट में कोविड का डेथ रेट 1.56% है तो हार्ट के पेशेंट्स में वो 10% हो जाता है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है। ये गैंग फर्जी पुलिस की वर्दी पहनकर OLX पर कार फरोख्त करने और खरीदने के बहाने धोखाधड़ी करते थे। जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान लतीफ़ के साथ इस गैंग के अरकान ने कार फरोख्त करने के बहाने बुलाया और पुलिस की वर्दी का रूप दिखाकर साजिश के तहत पैसे की ठगी की। इसकी शिकायत लतीफ़ ने पुलिस से की थी और मुख्तलिफ रियासतों में इस गैंग का जाल बिछा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमीन के पास से 2,80,000 रुपए व दीगर अशिया बरामद की। मैं पुलिस वालों के साथ बात कर रहा था, जो हमारे साथ 2 लड़के और थे जिन्होंने हमें गाड़ी भेजी है, वो एकदम से दौड़ के आए, गाड़ी स्टार्ट करी और भाग गए। वो जो पुलिस वाले वो उनके पीछे भागे बाइक पे, मैं और मेरा साथी जो था वो हम वहीं रह गए। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, चौकी थी वो स्टेशन नहीं था, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया दूसरी चौकी को ऐसी ऐसी बात हुई है। तो फिर सर हम दूसरी चौकी पे गए, उनने हमें दूसरी चौकी पुलिस स्टेशन भेजा यहाँ पे। तो आपने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है, आप गिरफ्तार भी हुए हैं, तो आप पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा हुआ हूँ, इतनी प्रशिक्षण जितना पुलिस करे यूपी पुलिस का कम है। थाना लोनी पर आज 5 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गई। प्रकरण ये है कि ये 5 अभियुक्तगण एक संगठित गैंग बनाकर OLX पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन देते थे। फिर और अंतर्राज्यीय गैंग है और राज्यों से भी लोगों को यहाँ बुलाते थे गाड़ी खरीदने के लिए, और गाड़ी खरीदने के बहाने उनसे धोखाधड़ी ठगी करके उनके साथ लाए गए पैसे को लूट कर, गाड़ी भी नहीं देते थे, पैसा भी लूट लेते थे। और इसी के क्रम में थाना लोनी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी परसों, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। आगे कानपुर में समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली इरफान सोलंकी एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। गुज़श्ता शब रुकन असम्बली के भाई रिजवान सोलंकी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक रेस्तोरां में रिजवान सोलंकी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। रिजवान सोलंकी से जब इस ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे घर का मामला है। इस पूरे मामले में DCP ने बताया कि एक वीडियो पिटाई का मिला है, जिसकी जांच के लिए पुलिस मौके पर गई थी। DCP ने कहा कि तहरीरी शिकायत मौसूल हुई तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। गनर हमने भेजा था, हमने जाओ उसको बुला, वो आ नहीं रहा था ताकि उसको लगे हाँ विधायक जी बुला रहे हैं। गनर छोटा भाई नहीं ले गया था, हमने इनसे कहा था कि जाओ उनको बुला लो। मोबाइल नहीं छीने कि बुलाया यार आदमी, हम आपका मोबाइल ले गए तो आप आओगे भाई मेरा सामने पक्ष थे, सगे बुआ के लड़के हैं, भाई की जेब में हाथ डाल रहे हैं मोबाइल निकालने के लिए, क्या ये मामला, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं बता दो ना, मेरी सगी बुआ का मामला है, मेरे सगी बुआ है, उनके लड़का है, और ये भी छोटा भाई सैफी, ये भी मेरी सगी बुआ का लड़का है। विवाद किस बात पे शुरू हुआ? विवाद कुछ नहीं, अब इनका विवाद कुछ नहीं है, इनका कोई झगड़ा कर, दोनों को घर में बुलाया, फिर बैठ के समझा के मामला खत्म कर दिया। एक बाबा स्वीट हाउस है पीछे, हमारे कुछ मिलने वाले आए थे, मैं वहाँ कल वहाँ खाना खाने गया, तो क्योंकि वो लड़का जो फैज़ है वो भी हमारी बुआ का लड़का है, और जो सैफी है वो भी बुआ का लड़का है, और दोनों लोग का एक मतलब इनका जो फैज़ है उसकी बहन और ये सैफी की शादी भी हो गई थी, तो कुछ इनका ये डिवोर्स हो चुका था पहले, तो वो सामने देखते ही एक दूसरे को वर्ल्डिंग में कुछ थोड़ा सा तनाव हो गया, तो इस वजह से मैं वहाँ खड़ा था खाली, तो जब मैंने उसको धक्का दिया कि हटो हटो, तो वो मुझे थोड़ा सा धक्का दिया, तो इस नाते एक बुआ के नाते मैंने बुआ के लड़के के नाते मैंने उसके मतलब हटाने का काम करा। बाकी कोई अन्य व्यक्ति तो कोई था भी नहीं जिससे कोई झगड़े की बात करी जाए। वीडियो वायरल हुआ है कल, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके भाई द्वारा गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट का CCTV आया सामने, क्या मामला है ये? देखिए, मीडिया के थ्रू ही कल रात में एक वीडियो संज्ञान में आया था। जब उस वीडियो को देखा गया तो थाना क्षेत्र चकेरी में कोई बाबा बिरयानी पे जो CCTV फुटेज है उसको देख के समझ में आ रहा था कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, कुछ बहसबाजी हो रही थी। जब वहाँ पे स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर है उनको ही भेजा गया, तो वहाँ के जो कर्मचारियों से बात की गई तो पता चला कि 2 व्यक्ति आपस में जो साले और जीजा थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, और वहीं पे बहसबाजी, फिर वो घर चले गए, और ना ही किसी प्रकार से वो चौकी पे गए, ना थाने पे, ना कोई सूचना अभी तक दी गई है। फिर भी हम लोग इसकी पूर्णतः जांच कर रहे हैं, और अगर कोई हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके नाम कुछ क्या रिजवान सोलंकी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी वीडियो हम लोग पूरा जाँच कर ले रहे हैं और आसपास के लोगों से बातचीत कर ले, जो भी नाम होंगे उनको हम बाद में आपको बताएंगे।
कानपुर सिसामऊ के समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली इरफान सोलंकी ने 2 दिन कबल यूपी असम्बली में नमाज के लिए कमरा मुख्तस करने की मांग की थी। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी वसीम का कहना है कि ये रुकन असम्बली इरफान की नौटंकी है, मजहबी जज्बात भड़काकर वो पब्लिसिटी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोलंकी 3 बार रुकन असम्बली रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें कभी नमाज के लिए जगह की ज़रूरत नहीं पड़ी। अखिलेश हुकूमत में भी इरफान रुकन असम्बली थे, उस वक्त उन्हें नमाज क्यों याद नहीं आई। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने ये मांग की कि विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा दिया जाए। उसके बाद कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हाजी वसीम ने ये मांग की है। आइए उनसे क्या मांग की है और किस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, क्या कहा है। वसीम साहब, आपका क्या कहना है जिस तरह से इरफान जी ने मांग की कि विधानसभा में एक कमरा दिया जाए नमाज पढ़ने के लिए, इस पर आप क्या मानते हैं इसको? यह सीधी नौटंकी है और सीसामऊ विधानसभा और कानपुर की भोली भाली जनता को गुमराह करने की बात है, क्योंकि लखनऊ की विधानसभा में विधानसभा के चारों ओर मस्जिदें, इवन की गेट नंबर 9-10 के लगी हुई मस्जिद जिसका पूरा हिस्सा विधानसभा के अंदर आता है, कि उसका आम पब्लिक और आम जनमानस के लिए उसका दरवाज़ा बाहर से खुलता है, जिसमें विधायक मंत्री सभी नमाज पढ़ते हैं। और 9-10 नंबर गेट के सामने भी एक मस्जिद है जो गवर्नर हाउस की दीवार से लगी है, और गवर्नर हाउस का गेट नंबर 5 भी वहीं पे खुलता है। बाकी एक मस्जिद न्यू एनेक्सी जो बनी है बापू भवन के सामने, हज हाउस, पुराने हज हाउस के बगल में एक मस्जिद। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।